हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ट्यूटोरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो जो जाति आधारित गणना 2022 बिहार में जो हुई है उसमें हिंदू धर्म की आबादी 81.99% है। जबकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम समुदाय का आबादी कितना है, तो 17.7% है। 17.7% है। अगला प्रश्न है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय का नाम है डिक्कन विश्वविद्यालय, जो ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, जो गुजरात के गांधीनगर में अपना शाखा स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो नाटो के 31वें सदस्य फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड बना है। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय नाटो का ब्रुसेल्स में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सिप्री रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम आपको बताना है। तो सिप्री जो होता है ना 2023 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देश जो कौन कौन हो जाएंगे। तो पहला नंबर पर भारत है, दूसरा नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरा नंबर पर कत्तक है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है, जबकि इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का है। प्रथम स्थान अमेरिका का है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। जिसमें कुल 55 देश भाग लिए थे, इसमें से भारत 42 नंबर पर है, अमेरिका 1 नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं 13 मार्च 2023 को, ये बने हैं रामचंद्र पौडेल, जो विद्या देवी भंडारी का स्थान लिए हैं। विद्या देवी भंडारी का स्थान लिए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र टेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये हो जाएगा 7। कहाँ कहाँ? तो ये किस किस राज्यों में किया जाएगा 7? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कुल कितना बजट अनुमानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 19,000 करोड़ रुपया बजट अनुमानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को। कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपये की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 10,000 से सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है आरबीआई ने। अगला प्रश्न है कि मलाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मलाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन जो किया गया यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया, और इसका 2022 में आयोजन जापान में हुआ था। 2022 में जापान में हुआ था, 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो नेशनल आइस हॉकी जो बर्फ पर हॉकी खेला जाता है, इसका खिताब 2023 में आईटीबीपी ने जीता है। आईटीबीपी ने यह लद्दाख को हराकर लद्दाख हार गया है और आईटीबीपी जीत गया है, 1-0 से जीता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो जो सतीश कौशिक थे यह अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। तो इसके लिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में भी काम किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेघालय। मेघालय के रमेश बैस दिया हुआ है, ये गलत है। रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। और मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान है।
तो चलिए जान लेते हैं। असम के गुलाब चंद कटारिया सही है, मणिपुर के अनुसुईया उइके सही है, नागालैंड के ला गणेशन सही है, और मेघालय के हो जाएंगे फागू चौहान, और रमेश बैस हो जाएंगे महाराष्ट्र के। ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था? तो भारत को किस वर्ष एससीओ में, यानी संघाई सहयोग संगठन इसका हिंदी नाम होता है, ठीक है, इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और पर्यवेक्षक के तौर पर भारत को इसका दर्जा दिया गया 2005 में। अगला प्रश्न है कि मोढेरा, जहां पर सूर्य मंदिर है जो गुजरात में है, तो मोढेरा का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सूर्य मंदिर एक कोणार्क में है, एक आपका मोढेरा में भी है, तो यह हो जाएगा गुजरात के मेहसाना जिला में किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है ना, यह भगवान शिव से है, और यह 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित किया गया। इस मूर्ति को विश्वास की मूर्ति नाम दिया गया है। इसका ऊंचाई 369 फीट है, इसकी ऊंचाई 369 फीट है। बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है। यानी क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय जो आएगा ना, उसको अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभय ओका समिति। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की जो लंबाई है वह 272 किलोमीटर है, ठीक है। यह भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के लिए यह जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो जारी किया गया है, यह आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, और विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के जो काले गैंडे हैं ना, उसके संरक्षण के लिए यह जारी किया गया है ब्लैक राइनो। और अगला प्रश्न है कि किरण रिजिजू के इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो किरण रिजिजू जब कानून मंत्री से इस्तीफा दिए हैं तो ये बने हैं अर्जुन राम मेघवाल भारत के कानून मंत्री बन गए हैं, जबकि किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत LIC के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो यह 2023 में शुरू किया गया है, और LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। और एक GIC है, GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में टोटल 106 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को, और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री, जिसमें से 19 महिलाओं को यह पुरस्कार में शामिल किया गया है। टोटल 106 व्यक्तियों में 19 महिलाएं शामिल है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में इसका जो थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसमें संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन, तो दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर, यानी टाई हो जाएगा तो यह मत अपना करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 100 के 1। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो यह किया गया था 1954 ईस्वी में। खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 में सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया। और यह चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं।
तो जो भारत में केंद्र राज्य संबंध है ना, किस पर निर्भर करते हैं, तो संवैधानिक प्रावधानों पर सही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर सही है, न्यायिक व्यवस्थाओं पर सही है, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी पर विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो चुनाव आयोग से इसमें से किसका नहीं है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, और चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग कराना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी का काम चुनाव आयोग का है, जबकि चुनाव अधिसूचना जारी करना यह लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह जो कथन है यह आपका भीमराव अंबेडकर का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मेयर का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। हालांकि भारत के कुछ राज्यों में इसका कार्यकाल अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली एवं बेंगलुरु में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। याद रखिएगा, दिल्ली तथा बेंगलुरु में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ समिति है और एक तरफ वर्ष है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो चलिए इसी में बता देते हैं। थुंगन समिति, थुंगन समिति का स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में, और एमएल सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद इसको बना लीजिएगा दोस्तों। थुंगन समिति 1988, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 77, एलएम सिंघवी 1986। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम संविधान संशोधन मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। तो मताधिकार की आयु जो हुआ था ना, 61वां संविधान संशोधन करके 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है, तो बोहरा समिति का जो संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बोहरा समिति बनाया गया था। कब बनाया गया था, ये देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। ठीक है, और 20 सूत्री कार्यक्रम 74 से 78 के बीच में 1975 में इसका शुरुआत हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो मत्स्य एवं जो खनन है ना, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन और मत्स्य पालन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा, तो आपका इस्पात आ जाएगा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण, खाद्य सामग्री निर्माण, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, नौकरी वाले आदमी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह हो जाएंगे किन्स। ठीक है, और इनका यह पुस्तक 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा जारी किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना दर्शाता है, तो यह बुध ग्रह है। और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, यह 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। और अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 0 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है पारसनाथ, हिमालय, आल्प्स,
तो हिमालय अल्पस तो आपका वलित पर्वत है, जबकि पारसनाथ है यह आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश को वनों के देश के नाम से जानते हैं? तो वनों के देश के नाम से कांगो को जानते हैं, और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है और मुद्रा वहाँ का फ्रैंक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा का ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ठंडी जलधारा इसमें से आपका हम्बोल्ट हो जाएगा, और यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा और क्यूरेशियो यह प्रशांत महासागर की ही गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। और इरमिंजर जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पालघाट, और कोयम्बटूर और कोचीन को पालघाट जोड़ता है, जिसकी लंबाई 203 किलोमीटर है। और थालघाट जो है यह नासिक को मुंबई से, और भोरघाट है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई और सुकरी यह लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी जवाई तथा सुकरी है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतःवाही नदी है, यानी द रिवर ऑफ एफिमेरल, ठीक है, कच्छ के रण में जाकर यह लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो गिरना या महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, ठीक है, और गिरना नदी पर ही स्थित है। और यहीं पर पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में इसमें से बताना है चुलिया, विहार, दूधसागर। तो दूधसागर जो जलप्रपात है ये आपका गोवा के मांडवी में है, गोवा के मांडवी नदी के तट पर स्थित है, जबकि चुलिया, पुनासा, विहार जलप्रपात राजस्थान में है। ये देखिए बिहार जलप्रपात भी बिहार में नहीं है, ये आपका राजस्थान में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? तो माउंट कोयोबो जो है ना ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, तथा माउंट हैरियट यहाँ भी दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाता है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। तो 5 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। सोमदेव कथा सरित सागर, जयदेव गीत गोविंद और कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान का नाम कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने फतुहात ए फिरोज शाही नामक आत्मकथा लिखा है। और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने एक नया सिंचाई कर लगाया था जो उपज का 1/10 होता था। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो उसमें से उसको पराजित करने के लिए राजपूत शासकों ने एक संघ का नेतृत्व किया था। उसका नेतृत्व करता था जयपाल। कौन था? जयपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो मुगल साम्राज्य में इसमें से कौन नहीं आया था? तो ऑप्शन है वर्नियर, ट्रेवर्नियर, सर टॉमस रो, डोमिंग पायस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डोमिंग पायस। या डोमिंग पायस जो कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर के शासनकाल में विजयनगर के दरबार में आया था, विजयनगर में, और कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ठीक है। जबकि बर्नियर आया था आपका सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में। बर्नियर और ट्रेवर्नियर जो आया था ना ये आपका शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में। तो बर्नियर शाहजहां में, ट्रेवर्नियर आया था आपका औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो देखते हैं चलिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ये गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में यह हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, ये सही है। और बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, ये भी सही है। और
अगला प्रश्न है कि नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 हो जाएगा। 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर नहीं है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जबकि चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में तो वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। और 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालचारी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा था, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति 10 मई से शुरू हुई थी। 10 मई से शुरू हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपको इसका मिलान करना है, तो मिलान करके बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो पापना विद्रोह 1873 से 76 तक बंगाल में हुआ था, बंगाल में, ये सही है। एका विद्रोह 1921 से 22, ये भी सही है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ताना भगत आंदोलन या 1913 से 14 में बिहार झारखंड में हुआ था। और अहोम विद्रोह 1928 में नहीं, 1828 में हुआ था। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में, ठीक है, 1873 ईस्वी में किया गया था। और इन्होंने ही गुलामगिरी पुस्तक की रचना की है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो आपका हो जाएगा मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। और पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, यह तीनों आपका फतेहपुर सीकरी में है। जबकि मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा में है, दिल्ली और आगरा के लाल किले में है, आगरा के किले में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दिया गया था? तो काकोरी षड्यंत्र जो 1925 ईस्वी में हुआ था 9 अगस्त को, ठीक है। तो इसमें किसको किसको फांसी मिला था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र के नायक राम प्रसाद बिस्मिल को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय में 1931 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है कि जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। और विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, नहीं, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण में गुप्त वंश का संबंध के बारे में जानकारी मिलता है। और भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया था, टॉलमी के द्वारा नहीं। चलिए आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य मिले हैं? तो निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान और साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन। और कालीबंगन यह आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम के नाम से जाना जाता था, नगरम, ठीक है। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम कहते थे, पेरुंद्रम। और निम्न श्रेणी में पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहते थे, सेरुंद्रम। और पलिचंद्रम, जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिचंद्रम कहा जाता था। और 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जलवायु परिवर्तन आपका कियोटो में हुआ था,
क्योटो, जापान के शहर क्योटो शहर में हुआ था 1997 में। भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वातावरण से हानिकारक गैसों की सांद्रता की सीमा को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के खतरों को टालना। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम रामसर साइट हो जाएगा चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्र वास्तव कहाँ है? सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या 75 है। 14 आपका तमिलनाडु में है, 11 आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है, तो उसमें ऊर्जा की जो मात्रा होती है वह घट जाती है। ठीक है, 10% जो हारास का नियम पढ़ते हैं यही होता है, और लिंडेमैन के द्वारा यह नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। और अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो अदिश राशि इसमें से वेग है, बल है, चाल है, ए और सी। तो यह इसका आपका चाल हो जाएगा, यह अदिश राशि है, जबकि वेग और बल जो हो जाएगा सदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? यानी बल का व्यंजक, तो बल का व्यंजक F बराबर ए में या दूसरा गति नियम से प्राप्त होता है, जबकि प्रथम से क्या होता है? उसकी बल की परिभाषा मिलती है। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता घट जाता है। अगला प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए, तो वेधन क्षमता गामा किरण की सबसे ज़्यादा होती है और आयनन क्षमता अल्फा किरण की सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग एक तरफ है, एक तरफ खोज करता है। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था, सही है। दृश्य विकिरण न्यूटन के द्वारा, सही है। अवरक्त विकिरण हर्शल के द्वारा, सही है। और दीर्घ जो किरण है या मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दीर्घ विकिरण हर्शल मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल जल में 1483 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, और जबकि वायु में 332 मीटर पर सेकंड वायु में। ठीक है। और हाइड्रोजन में 1269, हाइड्रोजन में 1269, पारा में 1450, पारा में 1450, और लोहा में 5130, लोहा में 5130, लोहा में, और कांच में 5640, कांच में। अगला प्रश्न है कि रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त का थक्का Na24 सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त का थक्का लगाने के लिए, जबकि चट्टान के आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो एक अच्छे ईंधन में जिसका ऊष्मीय मान निम्न होता है वो अच्छा ईंधन उसको नहीं माना जाता है। अच्छे ईंधन के लिए निम्नलिखित गुण हो जाता है, जो सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जैसे हाइड्रोजन, जलने के बाद अवशिष्ट पदार्थ न बचे, जिसका प्रज्वलन ताप निम्न हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि काओलिन निम्नलिखित में किसका अयस्क है? तो काओलिन जो है ना यह एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क में काओलिन है, बॉक्साइड है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। ठीक है, ये सब आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, जबकि नाइटर, कार्नेलाइट और ये सब पोटेशियम के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में वर्ग आवर्त की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपका वर्ग 18 है, आवर्त 7 है। अगला प्रश्न है कि सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो HP सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का मान 1909 ईस्वी में दिया गया था, जिसको यह 3 भागों में बटा है, 0,
7, 14, ठीक है, 0 से 14। जो 0 पर होगा वह बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, 7 पर होगा उदासीन होगा, और 14 पर होगा तो वह क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन जो होता है ना मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ठीक है, असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। और कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाउ के द्वारा देखा गया था, बिरचाउ के द्वारा 1855 ईस्वी में, ठीक है, और यह 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार होता है? तो गंजापन के लिए कौन सा कवक? तो यह हो जाएगा टीनिया कैपेटिस। क्या हो जाएगा? टीनिया कैपेटिस। टीनिया कैपेटिस गंजा के लिए होता है, जबकि त्वचा में दाद खाल खुजली जो हो जाता है वह एकेरस स्केबिज के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि चावल, गेहूं और गन्ना किस कुल का पौधा है? तो ये ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है कि बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन का नाम बताना है। तो बौने पौधे को लंबा कर देगा जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की खोज कुरोसावा के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था, जो जापान का वैज्ञानिक था, और यह हार्मोन बौने पौधे को लंबा करने। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं बताना है। तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए बकरी हो जाएगा। यह आपका द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए बकरी क्या है? बकरी एक प्राथमिक उपभोक्ता का है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ भेड़िया है, लोमड़ी है, मोर है, क्या है? यह द्वितीय उपभोक्ता है और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था, और सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलाडे 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था, ठीक है, जबकि इसका नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया था 1958 ईस्वी में। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो समसूत्री विभाजन के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यह इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेप्सिन। यह आपका अग्नाशय के द्वारा नहीं होता है। कहाँ से निकलता है? तो यह आमाशय से निकलता है। आमाशय से निकलने वाला जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन यह आमाशय से निकलता है, जबकि ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज यह अग्नाशय से स्त्रावित होता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट का है तो लग्जमबर्ग। यूरोपियन पार्लियामेंट का है तो लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मांडी और झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी और झागोर जो है ना, मांडी, झगोर, खोल, ढकनी, ये सब नृत्य है, यह गोवा का नृत्य है। और अगला प्रश्न है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि बोरलॉग पुरस्कार या कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला प्रश्न है कि द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। और खुशवंत सिंह ने एक और पुस्तक लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है और द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक भी खुशवंत सिंह है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, 100 में कितना नंबर आ रहा है, ठीक है।